इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सलमान खान पर आरोप तय होने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि हिट एंड रन केस में तय हो रहे हैं आरोप और अगली पेशी से छूट भी मिल गई है सलमान खान को। इस वक्त कोर्ट के अंदर सुनवाई लगातार जारी है। मुंबई की सेशन कोर्ट में ये आरोप तय किए जा रहे हैं। धारा 304(2), 379, 336 ये तमाम वो धाराएं हैं जो लगाई गई हैं सलमान खान के ऊपर। और जाहिर तौर पर मुश्किलें, मुसीबतें यहां पर बढ़ती हुई सलमान के नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले खबर यह आई थी कि दरअसल जज का तबादला होने की वजह से इसमें देरी हो रही है, लेकिन 304(2), 379, 338 के तहत आरोप तय हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त धर्मेंद्र आर्या वरिष्ठ वकील जुड़े हुए हैं। वकील साहब, आप समझाना चाहेंगे जो धाराएं इस वक्त लगाई जा रही हैं, जो पहले से ही तय माना जा रहा था 304(2) के तहत, 379, 338, 427 के तहत आरोप तय हुए हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, दरअसल बात यह है 304 पार्ट 2 जो है वो उसके अंदर जो है गैर इरादतन हत्या उसका आरोप लगा है, जिसके अंदर 10 साल तक की सजा है। जो 379 है ये चोरी का है। अब चोरी का किस तरीके से चार्ज लगा है, चोरी का आरोप उनके ऊपर क्या लगा है, ये तो फैक्ट्स जानने के बाद ही पता चल पाएगा। और उसके साथ साथ 338 जो है 338 में जो है वो जो है किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट के दौरान जो है आप चोट पहुंचाते हैं, वो 338 है। और उसके बाद जो है 427 जो है 427 जो है वो किसी चीज को नुकसान जब पहुंचाता है किसी व्यक्ति को, तो वो मिसचीफ का है कि उस मिसचीफ के दौरान जो है आपने किसी व्यक्ति को जो है ये नुकसान पहुंचाया है। 427 उसके लिए लगती है। चलिए इन धाराओं को विस्तार से और हम जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 304(2), 379, 338, 427 के तहत आरोप तय किए जा चुके हैं। क्या सलमान खान ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उससे इनकार किया है? सलमान की ओर से अपना पक्ष किस कदर रखा गया कोर्ट के अंदर? देखिए, आपको बता दूं कि सलमान खान की तरफ से जो पक्ष रखा गया था वो पिछले 19 तारीख को ही रख दिया गया था। 19 तारीख को बाकायदा लंबी एक गिरह हुई थी, लंबी बहस हुई थी, जिसके ऊपर आज ऑर्डर आने थे कोर्ट के द्वारा। हालांकि आज एक लंबा सकते पूरा मामला चला। कोर्ट ने पहले मना कर दिया था इस मामले की सुनवाई में नहीं करूंगा, लेकिन इनके अनुरोध के बाद, सलमान खान के द्वारा अनुरोध के बाद बाकायदा जज ने इस चार्ज को फ्रेम करने की बात कही और चार्ज इस मामले पर अब फ्रेम हो चुका है। जिसे चार्ज जो जिस धारा के तहत किया गया है 304 पार्ट 2, 379, 338, 370, 337, 338, 427 IPC और 34AB मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके तहत इनको दोषी करार दे दिया गया है अब जो कोर्ट द्वारा। और जज ने जो चार्ज फ्रेम करने के पहले जो प्रक्रिया होती है किसी भी आरोपी से पूछने का, उस तरह से जज ने सलमान खान से पूछा सामने बुलाकर कि क्या आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं क्या आपको मान्य है? जज के सामने सलमान खान ने कहा हमें जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो मान्य नहीं है। उसके बाद एक जो रजिस्टर होता है उसके बाद साइन कराया गया बकायदा सलमान खान का, और सलमान खान फिर से कटग्रेव जो कटघरा होता है उसमें जाकर बैठ चुके हैं। तो अब सलमान खान के ऊपर चार्ज बकायदा फ्रेम कर दिया गया है। अब जो कह सकते हैं 304 पार्ट 2 जो कि गैर इरादतन हत्या का मामला है, नॉन कल्पेबल होमिसाइड, जो कि जिसमें 10 साल की सजा मैक्सिमम हो सकती है, उसके तहत इन्हें दोषी करार दिया गया है। अब आने वाले दिनों में ट्रायल शुरू होगा। हालांकि ट्रायल में आने वाले दिनों में सलमान खान को छूट मिल चुकी है, वह ट्रायल में उन्हें पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तब भी उनको सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस शर्त पर उन्हें छूट दे दी गई है। यानी अब साफ है सलमान खान की मुश्किलें जिससे आज सुबह लग रहा था कि थोड़ा सा कम होंगी, क्योंकि एक और उनको मोहलत मिल सकती है, लेकिन अब जज ने फैसला सुना दिया है और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और सलमान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि अब फिर से नए सिरे से ट्रायल चलेगा उनके ऊपर? क्या ये माना जाए कि फिर अब नए सिरे से ट्रायल चलेगा, जिस तरह से अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया गया है सलमान खान की ओर से? देखिए, जरूर इसके ऊपर अब चार्जेस जो फ्रेम हो चुके हैं, जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर अब नया ट्रायल शुरू होगा। लेकिन हाँ, अब देखना यह होगा कि जिस जज के पास, क्योंकि जज ने पहले मना कर दिया इनके पास अब केस नहीं होगा, तो आने वाले दिनों में जो भी जज के पास ट्रांसफर होता है केस, क्या वो जज के ऊपर डिपेंड करता है, जज का विशेषाधिकार होता है कि जो पहले ट्रायल हो चुके हैं 17 लोगों को जो गवाही हो चुकी है, क्या उनके आधार बनाकर ही ट्रायल होगा या फिर से जो गवाह होंगे उनकी गवाही होगी और फिर उस दौरान बकायदा और चार्जेस फ्रेम होंगे। यह जरूर उस जज के ऊपर डिपेंड करेगा जिस जज के पास पूरा मैटर जाएगा। लेकिन कब ट्रायल इस मामले पर शुरू होगा फिर से, और ट्रायल शुरू होने के दौरान जैसा कि जज ने साफ कर दिया है कि इन्हें छूट मिल चुकी है सलमान खान को, उन्हें बार बार कोर्ट में पेशी नहीं होना होगा। लेकिन जब हो सकता है जब गवाही हो, उस गवाही के दौरान सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता
आवश्यकता है उस दौरान जज उन्हें बुला सकते हैं। गैर इरादतन हत्या का अब केस चलेगा और यहाँ पर तमाम जो धाराएं थी उसे फ्रेम किया जा चुका है। आगे क्या कुछ होगा कोर्ट के अंदर, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, जैसा कि कोर्ट में इस वक्त सलमान खान के ऊपर चार्जेस फ्रेम होने की जो प्रक्रिया, जो आर्डर एक कहते हैं लंबा होता है, वह जज उसको लिखवा रहे हैं और जज के द्वारा। उसके बाद अब इस वक्त सलमान खान भी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और अगली नेक्स्ट डेट क्या मिलती है जज द्वारा, कोर्ट द्वारा, वह देखना होगा कि अगला डेट क्या मिलेगा। हालांकि सलमान खान के वकील की तरफ से कहा गया था पहले कि 16 अगस्त को नेक्स्ट डेट दी जाए, तो हो सकता है जज के द्वारा 16 अगस्त नेक्स्ट डेट दी जाए और उस दौरान जो भी जज के पास केस ट्रांसफर होगा उस दौरान फिर उन जज के पास मामला चलेगा। लेकिन अभी पूरी मामला जो है वो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। सलमान खान इस वक्त कोर्ट में अपनी दोनों बहनों के साथ और अपनी पूरी जो लीगल टीम है, जो वकीलों की फौज है, वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। बिल्कुल, यानी कि ट्रायल चलेगा और जुर्म कबूल कर लेते अगर सलमान खान तो ट्रायल नहीं होता, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर लिया है इसलिए अब ट्रायल चलेगा। जरा ये बताइए, आपने कहा कि 16 अगस्त के लिए भी अपील की गई है, क्या सलमान खान उस दौरान मौजूद नहीं होंगे? क्योंकि पहले ही कोर्ट के सामने उनका पक्ष रखा गया है और कहा गया है कि दरअसल आगे जो भी सुनवाई हो इस पूरे मामले में उसमें उनकी मौजूदगी जरूरी ना करार दी जाए और इसी वजह से अगली पेशी से उन्हें छूट भी मिल चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए 16 अगस्त जैसा कि सलमान खान की तरफ से ये कहा गया था कि 16 अगस्त को नया डेट दिया जाए, क्योंकि उनको सलमान खान के वकील को लग रहा था कि आज चूंकि जज ने पहले कह दिया था कि मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले बात रखी थी कि जज मामले पर नेक्स्ट डेट 16 अगस्त दी जाए और इसीलिए दे रहे होंगे शायद कि 16 अगस्त को शायद सलमान खान फ्री होंगे। अगर सलमान खान को बुलाया जाता है कोर्ट में तो सलमान खान कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। लेकिन जब जज ने मना किया उसके बाद के सामने माफी जगह जो सलमान खान के वकील है उन्होंने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन की मंजूरी हो गई छूट की। तो अब जाहिर सी बात है 16 अगस्त या जो भी डेट पड़ती है उस डेट को सलमान खान को मौजूद नहीं होना होगा जब तक कि जो कोर्ट जिस कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी वो कोर्ट आर्डर नहीं करता है कि सलमान खान को खुद मौजूद होना होगा, तब तक किसी भी सूरत में सलमान खान को कोर्ट में मौजूद होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि पेशी से छूट मिल गई है सलमान खान को और यही एक राहत लेकर आई है सलमान खान के लिए खबर। हालांकि उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जा चुके हैं और यहाँ पर धर्मेंद्र आर्या जी, अब क्या ये माना जा सकता है कि सलमान खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं? क्योंकि जिन जिन धाराओं के तहत अब ये पूरा मामला आगे चलेगा, फिर से ट्रायल होगा, जरा बताइए कि आज के बाद ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, दरअसल बात यह है, अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कोर्ट चाहे तो फिर से फ्रेश ट्रायल करें। अगर फ्रेश ट्रायल करें तो ये मामला काफी लंबा खिंच सकता है और अगर मान लो उन्हीं गवाहों पर बेस्ड जो है आगे ट्रायल को चलाया जाएगा तो फिर उस सर्कमस्टांसिस के अंदर इनको पूरा चांस दिया जाएगा कि ये एप्लीकेशन मूव करें और जिस जिस गवाह को ये दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाना चाहते हैं उन सारे गवाहों को फिर से बुलाना पड़ेगा। अब मामला लंबा तो खिंच गया है। दूसरी बात जो है, सलमान खान को एक सबसे बड़ी राहत जो आज कोर्ट ने दे दी है वो परमानेंट एग्जम्पशन दे दी है कि जब तक कोर्ट नहीं चाहेगा तो उसे नहीं बुलाया जाएगा और वहां पर उसने एप्लीकेशन के अंदर ये जरूर लिखा होगा कि मैं अपनी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्प्यूट नहीं करता और उसके साथ साथ उनके वकील उसकी तरफ से पेश होंगे और जो कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई उसकी एब्सेंस में होगी वो किसी तरह से उसको जो है डिस्प्यूट नहीं करेगा, वो उन पर उसी तरीके से बाइंडिंग होगी। यही माना जाएगा कि जैसे वो कोर्ट के अंदर उनके वकील के थ्रू मौजूद हैं। तो उस सर्कमस्टांसिस में ये तो बहुत बड़ी राहत मिल गई है कि वो अपना कार्य कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो है अगर मान लो फ्रेश ट्रायल चलता है फिर उसमें काफी लंबा समय चलेगा क्योंकि अब तक 17 गवाह हो चुके हैं और टोटल जहां तक मुझे जो ज्ञान है कि इसके अंदर 64 जो 64 गवाह हैं जी, अभी बाकी काफी लंबी लिस्ट है जिन गवाहों को जो है अभी, यानी कि अगर फ्रेश ट्रायल फिर से चलता है तो काफी लंबा ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से खींचेगा क्योंकि 11 साल पुराना 2002 का 28 सितंबर का ये मामला है। फिलहाल कई चार्जेस फ्रेम किए जा चुके हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे धर्मेंद्र जी अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं जो धाराएं लगाई गई हैं सलमान खान के ऊपर, वास्तव में उसका मतलब होता क्या है, आम आदमी से किस लिहाज से समझे? देखिए, दरअसल बात यह है जो सबसे हीनियस क्राइम जो है इसके अंदर जो है वो है 304 पार्ट 2 बिल्कुल, जो गैर इरादतन हत्या है कि व्यक्ति को ज्ञान था कि उसका जो एक्ट है उससे किसी व्यक्ति की हत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। उस सर्कमस्टांसिस में अगर वो कार्य को करता है और उसमें किसी की मौत होती है तो उसके अंदर 10 साल तक की सजा है। सबसे बड़ी सजा वाला ये मुकदमा है। दूसरा जो है चार्जेस लगे हैं 379 जो कि चोरी का है। अब वो चोरी किस चीज की बता रहे हैं
वो तो फैक्ट्स देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तीसरा जो इसके अंदर लगा है वो 338 का लगा है। 338 के अंदर ये होता है कि रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के दौरान अगर किसी व्यक्ति को ग्रीवियस इंजरी हो जाती है तो वो 338 का जो मामला बनता है और उसके अंदर 2 साल तक की सजा है। और उसके बाद जो है 427 है। 427 जो है जब आप कोई मिसचीफ करते हैं और किसी व्यक्ति को उससे नुकसान हो जाता है तो वो 427 है। जो वहां पर किसी का कोई नुकसान हुआ होगा, मान लो कुछ टूट गया है किसी का या किसी बाकी जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें से 3 तो समझ में आती हैं। उन्होंने चोट पहुंचाया था, कुछ लोग जख्मी हुए थे, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और इस बारे में जानकारी थी कि जो एक्ट वो कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर हम 379 की बात करें उसको लगाने की पीछे वजह, क्योंकि अब तक इस पूरे केस को अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो फिर ये अलग से 379 आपको कुछ लगता है कि आपने स्टडी किया होगा इसकी? देखिए, दरअसल बात यह है कि ऐसा मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया कि जिसपे 379 अब कोर्ट ने के सामने ऐसा कौन सा आरोप आया है जिसको कोर्ट ने सही मानते हुए ऐसे कौन से फैक्ट्स आए हैं जिससे कि ये चोरी के आरोप जो लगा है कि चोरी क्या मतलब ऐसी चीज जो है वहां से मान लो भागते हुए किसी चीज को लेकर के गए हो या इस तरीके से जो है कोई ऐसी बात जो है कोर्ट के सामने आई होगी जिसके ऊपर 379 लगा है। बिल्कुल, क्योंकि चोरी का इस मामले में भी क्या 10 साल तक की सजा का प्रावधान है? अगर सिर्फ हम पर्टिकुलर 379 की बात करें? 379 के अंदर 10 साल की सजा नहीं है, इसमें 3 साल तक की सजा है। इसमें सिर्फ 3 साल तक की सजा है। और 337 के अंदर 337 के अंदर जो है वो 6 महीने तक की सजा है। 6 महीने। और 427 427 के अंदर जहां तक मैं समझता हूं इसके अंदर भी 2 साल तक की सजा है। 2 साल तक की सजा है। फिलहाल जिस तरह से गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है उसमें 10 साल तक की सजा दोषी होने पर सलमान खान को हो सकती है, यानी कि 10 साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। इस वक्त चूंकि धाराएं अब उनके ऊपर लगाई जा चुकी हैं, हत्या का आरोप तय कर दिया गया है, गैर इरादतन हत्या का जो आरोप पहले से ही जो कहा भी जा रहा था, कोर्ट के अंदर इस समय क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए, दरअसल अब तो डेट मिल गई होगी। रीजन क्या है कि एक बार जो चार्जेस फ्रेम हो गए, चार्जेस फ्रेम होने के बाद वो टाइप होंगे चार्जेस, टाइप होने के बाद जो है फिर उनके ऊपर सलमान खान जो है अपने साइन करेंगे और दस्तखत होंगे। दस्तखत होने के बाद जो है फिर ये मामला एविडेंस के लिए लग जाएगा और एविडेंस के लिए लग जाने के बाद जो है जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो जो है मामला ट्रांसफर हो गया है, किसी और कोर्ट में चला गया। अब वहां जाने के बाद जो है तय होगा कि वहां फ्रेश ट्रायल चलता है या उन्हीं गवाहों को जो है सही मानते हुए उससे आगे के जो है अब जब नए जज के सामने ये पूरा का पूरा मामला आएगा, हालांकि आरोप तय किए जा चुके हैं, तो फिर नए जज इस पूरे मामले को आगे किस तरह से बढ़ाएंगे? क्या पूरे केस की स्टडी करेंगे वो और उसके बाद फिर इसमें भी कुछ सुझाव उनकी ओर से दिए जा सकते हैं? किस तरह से वो इस पूरे केस को देखेंगे? देखिए, दरअसल बात यह है, सेशन जज साहब काफी सीनियर जज होते हैं और उनको पूरा मतलब इस बारे में काफी नॉलेज होती है कानून की, और वो सारे के सारे रोजाना ट्रायल करते करते मजिस्ट्रेट से आगे बढ़ते हैं या डायरेक्ट भी सेशन जज आते हैं तो भी उनको काफी नॉलेज होती है, तो उनको ज्यादा समय नहीं लगना इस केस को समझने में बिल्कुल और इस केस को पढ़ने में। और दरअसल बात यह है, अब जो भी डेट तय होगी उस डेट पर जो है वो जज साहब जो है आगे की कार्रवाई वो करेंगे। सबसे पहले ये विकल्प तय करना होगा कि फ्रेश ट्रायल करना है, फिर से सारी कार्रवाई करनी है, और या फिर जो पहले एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी अभी है। फैसला आना बाकी है कि फ्रेश ट्रायल करना है या फिर नहीं करना है? क्या ये माना जाए कि अब से कुछ ही देर में ये स्थिति भी साफ हो जाएगी? देखिए, दरअसल बात यह, अगर ये जज साहब जो सेशन जज साहब है ये अगर मान लो वो तय कर देते हैं कि जो है फ्रेश ट्रायल होना है या जो है दूसरा विकल्प वो लेते हैं कि अब तक जो इतने भी गवाह हो चुके हैं जी। और फिर उसमें जो है फिर डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूटर की तरफ से मान लो अब तक जितनी भी गवाही आई है वो इस तरह से गवाही लेकर के आए हैं कि ये एक्सीडेंट का मान लो मैटर है। बिल्कुल, कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, चूंकि वक्त की कमी है इस वजह से रोकना पड़ा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आर्या जी। अब देखना यही होगा कि पूरा केस किस तरह से आगे बढ़ता है। बहरहाल इस वक्त गैर इरादतन हत्या का केस यानी कि 304(2) के तहत इसके अलावा कई और धाराएं भी लगाई गई हैं। सलमान खान की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, लेकिन सिर्फ छूट इस लिहाज से क्योंकि अब जो अगली पेशी होगी उसमें कोर्ट का ऑर्डर होगा, तभी उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा, वरना वो कोर्ट में पेशी से उन्हें छूट मिल गई है।